नमस्कार। 30 स्टेम में आपका फिर से स्वागत है। आज छठा एपिसोड है और एक हफ्ता बाकी है पाई डे से। आपको बहुत 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 सभी का स्वागत जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ। जैसे हम हमेशा से आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये है आईआईटी गांधीनगर और ये है हमारी लैब। और ओ एक्चुअली आज का ये है हम और ये है लैब और ये है हमारी वट आ, तो और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि किसी तरह से आंखों में ये चमक वापस आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी सिंगल वन ऑफ यू। और आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग माहौल है। आज मैं सबसे पहले एक तो धन्यवाद देना चाहूँगा सीबीएसई का, जिनके कारण हम लोगों ये प्रोग्राम कर पाए, डीएसटी का जिनके सहयोग से ये काम कर पाए, विज्ञान प्रसार का, और आज एनसीईआरटी की तरफ से जो ई विद्या के 12 चैनल्स हैं उस पर भी 30 ब्रॉडकास्ट हो रहा है। 30 स्टेम पाठ्यक्रम की गणित में पाठ्यक्रम की मुझे लगा स्ट्रीम रुक गई। पाठ्यक्रम की खिचड़ी में गणित विज्ञान का तड़का। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी हु इज ज्वाइनिंग ऑल अक्रॉस फ्रॉम द होल कंट्री। देश भर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका सभी का बहुत 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 स्वागत। और अगर जो लोग डीडी के ऊपर ये जो ई विद्या चैनल है उसके ऊपर भी जो लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और आभार। थैंक यू वेरी मच। और आज हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल एक एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम खेलों के ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके जुड़ा हुआ आपका जो पहला सवाल था उसके हम उत्तर चाहें तो देख लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा रिव्यू कर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स सी, खेल इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। कई बार हमको लगता है खेल तो बच्चों का खेल है और इनफैक्ट इससे जुड़े हुए वो हमारे सवाल भी थे। लेट मी जस्ट सी। और काफ़ी सारे लोगों ने उत्तर दिए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाई डजंट इंडिया डू वेरी वेल इन स्पोर्ट्स? ऑफ कोर्स बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे लगता है मेरा चश्मा लगाना पड़ेगा। हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, खेलना बच्चों का काम है, छोटे बच्चे करते हैं माँ बाप के डर के कारण। और पढ़ेंगे। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं चाह रहा था। और बहुत सारे लोगों ने उत्तर देख लेते हैं क्या, मुझे थोड़ी सी रुचि है क्या सब लोगों ने उत्तर दिए। और जो सबसे ऊपर वाला बार है ए, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं लेते। मैं ये देखना चाहता हूँ डी कितने लोगों ने दिया। डी 72 लोगों ने दिया। खेलेंगे कूदेंगे, भोंगे खराब और पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। चलिए, बहुत पुरानी कहावत है। हमारे समय में भी हमारे माँ बाप हमको यही कहा करते थे, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो घास खोदोगे। या और घास खोदना मुझे लगता है वो अलग खेल है। घास खोदोगे और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और मुझे लगता है खेलना इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। अरविंद जी जिनके साथ मैं काम करता था, ही यूज्ड टू से प्लेइंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस मनीष, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट चिल्ड्रन गेट इनफ टाइम टू प्ले। एंड अभी जो टॉय कैथॉन और टॉय फेयर चला, बहुत ही अच्छी पहल थी। मुझे लगता है वो खेल और बाहर जाकर खेलने वाले टीम स्पोर्ट्स, दे ब्रिंग अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन। साथ मिलकर खेलना, स्पर्धा ऑफ कोर्स होती है, लेकिन एक के साथ एक मिलकर टीम में जो खेलने की स्पर्धा आती है वो खेलों से आती है। और आज हम इन्हीं खेलों के ऊपर चर्चा करेंगे और इन खेलों में किस तरह से हमारा गणित और विज्ञान छुपा हुआ है। क्योंकि 30 स्टेप में हम आपके सामने वही चीज लाने की कोशिश करते हैं, जिंदगी, आसपास की जिंदगी में छुपा हुआ गणित विज्ञान, ताकि आपकी आंखों में चमक आ जाए। और आपके स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हो तो आपको भी, जैसे रविंदर जडेजा, एक बार जब हमने क्रिकेट के ऊपर कैच करा था, रविंदर जडेजा किस तरह से सबसे उत्कृष्ट फील्डर है। आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पुराना एपिसोड देख सकते हैं, किस तरह से वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन। और आज हमारे साथी जो आशुतोष हैं वो भी आपके सामने खूब तरह की एरोडायनेमिक्स के खिलौने दिखाएंगे। और उधर जाने के पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पत्र हैं, और मैं आपको वो पत्र दिखाना चाहूँगा। आपके पत्र हैं जो हमें इतनी मेहनत के लिए प्रेरित कह दीजिए, या मतलब पूरे हफ्ते जो हम मेहनत करते रहते हैं, उसको मैं एक छोटा सा आपको खिलौना दिखाऊंगा। किस तरह से हमारे साथी तपस भाई ने 3 दिन की, लिटरली 3 days ऑफ डे एंड नाइट फाइट मारकर ये छोटा सा खिलौना चलाया। और इस छोटे से खिलौने को हमने बैडमिंटन की कॉर्क में नीम की डंडी डालकर बनाया। बैडमिंटन की टूटी हुई कॉर्क में, शटल कॉर्क में नीम की डंडी डालकर बनाया। और इस खिलौने के पीछे, इस छोटे के खिलौने को टिप्पी टॉप कह सकते हैं, इस खिलौने के पीछे नोबेल प्राइज जीतने वाले वैज्ञानिक वुल्फगैंग पॉली और नील्स बोहर ने भी अपना काफ़ी सर घुमाया था। और मुझे बहुत पुरानी एक कहानी याद आ गई, मैं भी वो आपको बताऊंगा, पर पहले उनकी तस्वीर देख लेते हैं। ये है नील्स बोहर और वुल्फगैंग पॉली, और ये छोटा सा लट्टू है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको अपनी स्क्रीन में दिखाया था। और इस खिलौने की बहुत ही खास बात यह है कि ये सीधा खड़ा हो तो टपक भी जाता है। और देखिए किस तरह की खुशी मिलती है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, इस टेंशन हो रही है।
तू घुमा। क्या बात है! वाह, टेंशन हो रही। और ये लट्टू सीधे चलते चलते उल्टा हो जाता है। आप सभी ने देखा कि किस तरह की चेहरे पर खुशी आ गई जब आशुतोष भाई ने ये लट्टू घुमाया और तपस भाई ने 3 दिन की अथक मेहनत के बाद आप सभी लोग ये खिलौने बनाए। आज के एपिसोड में हमारा आपसे आग्रह भी होगा या अनुरोध भी होगा या रिक्वेस्ट होगी, कितने ही शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, कि इतने सारे जो खिलौने बनाएंगे, खेल बनाएंगे जो बाहर जाकर खेलने वाले हैं, वो खेलिए। रबड़ बैडमिंटन की टूटी हुई कॉर्क को ऐसी फालतू में मत फेंकिए, उसके ऊपर नीम की डंडी लाइए। यही यात्रा हमने छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में जाकर करी थी और यही खिलौना हमने रमन सिंह, वो उस समय जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उनको हमने ये गिफ्ट दिया था और उन्होंने शेयर स्वीकार भी कर लिया। और तब हमने पूरे देश भर में, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 26 जिलों में जाकर 26 जिलों में जाकर हर जगह 2-2 दिन की कार्यशाला करी थी। उसी से ये हमें प्रेरणा मिली कि किस तरह से जाकर हम शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ मिलकर ऐसा काम करें ताकि आंखों की चमक वापस आ जाए। सो थैंक यू एवरीबॉडी सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये सब मेहनत करने के लिए आपके ये पत्र हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और मैं 2 मिनट में आपको ये सारे पत्र दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये हमारे, मुझे फिर से चश्मा लगाना पड़ेगा, आज थोड़ा सा सेटअप बदल गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे कुछ और है। हम किसी और जगह से करते थे, मेरे कमरे से, आज हम लैब से कर रहे हैं, तो सेटअप बदल गया है, मेरी आंखों में चश्मा लगाना पड़ता है। एक बात तो तय हो गई कि अब कभी जीन्स पैंट नहीं पहनेंगे, शिव प्रसाद राव मल्लेपल्ली कह रहे हैं ये विशाखापट्टनम से। सो और पेल ब्लू डॉट बहुत अच्छा लगा। कई साल गुजर के भारत में नोबेल प्राइज़, ये हमको नोबेल प्राइज़ बिताएंगे। थैंक यू सो मच शिव प्रसाद जी। ये मैडम का बहुत बड़ा पत्र आया है, ये आर के पुरम में मैम हमारी पढ़ाती हैं और इनका कहना है कि सिंपली अमेजिंग जॉब दैट यू आर डूइंग टू डिसेमिनेट दिस इन द मासेज। एंड इन्होंने होमवर्क करने की कोशिश करी और कह रही हैं कि होमवर्क करते करते काफ़ी सफलता नहीं मिली। हमारे होमवर्क आपको देने का उद्देश्य भी सिर्फ इतना ही है कि होमवर्क तो आप लीजिए, लेकिन उनको कोशिश जरूर करिए। करें ना करें वो अलग बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग क्वेश्चंस। आज के भी हमने बहुत ही सुंदर प्रश्न हमारे जय भाई ने होमवर्क में डाले, तो बिल्कुल करने की कोशिश करिए और सबमिट करिए। और ऑफकोर्स आप करेंगे तो हर 10 एपिसोड्स की अगर आप होमवर्क सबमिट करेंगे तो एक सर्टिफिकेट CBSE और IIT की तरफ से आपको दिया जाएगा। सो दैट वाज द फीडबैक, सच अमेजिंग फीडबैक। और ये फीडबैक पढ़कर और भी सुंदर लगा मुझे। आज विद्यालय खुल गए हैं और आजकल ज़माना थोड़ा सा चल रहा है कोविड का, तो लेकिन जब पहली बार विद्यालय शुरू हुए तो इन्होंने, ये अंजय अग्रवाल हैं जिन्होंने जो हमने सबसे पहला एपिसोड करा था कागज़ के ऊपर चर्चा, उसकी जो गतिविधि बनाकर अपनी क्लास में 8वीं क्लास के बच्चों के साथ कराई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रेरणा बंसल दिल्ली से लिखती हैं कि अब हम आपका एपिसोड देखकर कीड़ों के प्रति थोड़े से जागरूक हो जाएंगे। एंड होप, रजनी जी कहती हैं, होप 30-30 कैन क्रिएट अवेयरनेस इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड द क्रिएटर्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एंड चेंज द थॉट प्रोसेस। और कहीं ना कहीं यही 30-30 का उद्देश्य है, किसी तरह से हमारे दृष्टि में बदलाव आ जाए, हम खेलों को एक नई तरीके से देखने की कोशिश कर लें। और आपने होपफुली ये टिपी टॉप देखा होगा, अंत में भी इसकी ये वीडियो चलाएंगे, बट बहुत ही सरल है बनाना। इसको बनाना कैसे है उसकी भी हम तपस भाई को बोलकर एक वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में डालकर शेयर कर देंगे, ज़रूर बनाइए। पर अब खेलों के ऊपर चर्चा करने के लिए, खेल क्यों ज़रूरी हैं। ऑफकोर्स शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है, लेकिन जो कॉपरेशन, साथ में काम करने की जो तहजीब है, या आजकल इंटरनेट पर बैठ कर देख कर काम करते हुए कंटाल आता है, तो बाहर खेलना ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी है। दिमाग की बत्ती जल जाती है खेल खेलने पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल लुक एट स्पोर्ट्स एंड द साइंस ऑफ स्पोर्ट्स। किस तरह से विज्ञान इन छोटी चीज़ों में निहित है और गणित निहित है, उसको आजकल आपके सामने खोलकर उघाड़ने की कोशिश करेंगे। और मुझे सबसे पहली वो बात आती है 1984 की। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पैदा भी नहीं होंगे। इनफैक्ट कल मैं पूछ रहा था तो हमारी लैब में कोई भी पैदा नहीं हुआ था 1984 में मेरे अलावा। सो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। 1984 मुझे अभी तक भी याद है। हमारे घर में टीवी नहीं था, लेकिन हम लोग वो 1984 का लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स गेम हुए थे और उसमें पीटी, और उधर जाने के पहले चलिए मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ। और 1984 में पीटी उषा फर्स्ट टाइम एवर, पहली महिला, इनफैक्ट कल महिला दिवस भी है, और पीटी उषा हमारी उस समय एशियन चैंपियन थी, ऑफ कोर्स नेशनल चैंपियन थी। और वो पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रैक एंड फील्ड में 400 मीटर हर्डल में पीटी उषा फाइनल में पहुंची और लेन 6 में थी और जीत नहीं पाई मेडल।
कांस्य का मेडल, जो ब्रॉन्ज मेडल, भारत पहला मेडल ट्रैक एंड फील्ड में जीत सकता था, वो हमारे पास नहीं आया। और इसके पीछे और इससे जुड़ा हुआ आपका एक सवाल भी है, पहले वो सवाल देख लें और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, क्यों पीटी उषा वो मेडल नहीं जीत पाई। मे बी वी कैन एक्चुअली लुक एट दिस फिल्म। आप ये देखिए क्या रोमांचकारी रेस थी, और मैं आपको ये रेस दिखाता हूँ, आपके सामने ये चलाते हैं रेस। 400 meter hurdle final. You saw Anne-Louise Skoglund in P.T. Usha is a lady that some people think would win this race. Asian Continental record holder, but got no publicity really, and here she is with a chance. This time a fair start. She really couldn't see anybody until she got on the straightaway, and this is where she makes most of her time in this race. She never gives up. She's running strong. She's very tall, very agile. Never gives up. Everyone else, I said, as Skoglund in lane 1 probably expended too much energy running the tight turn, and Judy Brown just puts her head down, and the race is never over until she crosses the finish line. Not looking at anyone, she's giving it all she has. This is what it takes to win a medal at the Olympic Games. Look at that battle for third. It's clear that Brown wins the silver, and then we suspected that the Romanian, and when we look at the replay, I'll stick by that. और आपको ये अब देखकर बताना है, और आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा है, और सवाल ये है, why what एक सेकेंड सोचा नहीं था कि कंप्यूटर बदल जाएगा तो दिखने में परेशानी होगी। Why wasn't PT Usha not able to win the medal in Olympic hurdles in 1984? Didn't put in enough effort, मतलब मेहनत नहीं करी। Didn't lunge in the end, आगे जाके अपने आप को धक्का नहीं मारा, because she was 5th in the lane, मतलब 5वीं लेन में थी, और साउंड ने धोखा दे दिया, ध्वनि ने धोखा दे दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं चाहता हूं सभी लोग ccl.com itempool.com/ccl/live में जाकर इस सवाल का उत्तर दें। पीटी उषा जो 1984 में मेडल हारी, उसके क्या कारण थे, आपको क्या लगता है? डिडंट डू enough effort, of course, ये तो मजाक के लिए हमने लिख दिया, but of course didn't lunge in the end because she was in lane 5 and विज्ञान या साउंड ने धोखा दे दिया। चलिए उत्तर देख लेते हैं। आज थोड़ा सा कम समय है उत्तर देखने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से उत्तर देख लें, या आप थोड़ा सा और समय चाहे तो ले सकते हैं। खेल और खिलौने, उत्तर दिखा दिए गौरव भाई ने, बहुत बढ़िया। और उत्तर पहले तीन उत्तर सही हैं, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन, तीनों ही उत्तर सही हैं। और हम आगे जाके अब देखेंगे कि किस तरह से ये तीनों उत्तर सही हैं। पीटी उषा ऑफ कोर्स लेटर उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि उनको ये तकनीक नहीं पता थी कि लास्ट में इतने 0.01 सेकेंड से भी आप हार सकते हैं, 0.01 सेकेंड से भी हार सकते हैं, और लास्ट में अपने को अगर सर आगे झुका देती तो वो जीत सकती थी। लेकिन एक और भी उससे भी बड़ा कारण है, वो 5th लेन में थी और जो महिला जीती वो 2nd लेन में था। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से, और उसको समझने के लिए कि किस तरह से साइंस ऑफ द साउंड, फिजिक्स ऑफ द साउंड, ध्वनि की स्पीड है, और जब बंदूक चली तो वो कहाँ से चली, और दूसरे वाली लेन के धावक के कान में पहले आई और 5वें वाले के बाद में आई होगी, और इसी कारण से कितनी दूरी उनके बीचों में थी, उसके कारण ध्वनि पीटी उषा के कान में देर से आई और उसके कारण वो रेस आ गए। और हम देखेंगे कि किस तरह से ये छोटी सी बात अगर, और इसके लिए आजकल ये फिक्स हो चुकी है प्रॉब्लम, आजकल वो बंदूक नहीं चलाते, इनफैक्ट बंदूक जो भी पहले चलाते थे उसमें गोली नहीं चलती थी, सिर्फ आवाज़ आती थी। और आजकल जो धावक होते हैं उनके पीछे एक स्टैंडिंग बोर्ड लगा होता है, उसी से वो उसके पीछे एक स्पीकर लगा होता है, और उसमें तो लाइट की स्पीड से आएगी तो सबको एक साथ ही सुनाई देगी। ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई, लेकिन 1984 में ये नहीं था, और उसके कारण ये मैं आपको दिखाऊं किस तरह से ये अगर मैं आपको अपने यहाँ पर, ये 8वें लेन में है, ये 7वीं है, ये 6ठी है, ये पीटी उषा है, और ये 5वीं है, ये 4थी, 3री, 2री, इसमें यहाँ पर जिन महिला से वो हारी वो हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ एक और आपका सवाल है, मैं आपको वो वहाँ पर ले चलता हूँ। सवाल है कि चौथी वाली जो पहली वाली लेन है और आखिरी वाली लेन है, उन दोनों में कितना फ़र्क पड़ता है, या उसको सवाल को रहने देते हैं, ऐसे ही बताते हैं। और जो इसमें धुआं है वो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कहीं से बंदूक फटी और यहाँ से पहले यहाँ पर पहुँचा ध्वनि और फिर यहाँ पर पहुँची, और ये इस तरीके से लोग खड़े होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी ट्रैक है, इसमें आप पाएंगे ये अंदर वाली है, और इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ अपने पेन को,
ये अंदर वाली ट्रैक है, ये लेन 1 है, और इस तरह से 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सेमी सर्कल है और ये पूरी 80 मीटर की होती है और इसको जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये दोनों सेमी सर्कल हैं। तो मतलब एक जो रेस ट्रैक होती है 40 मीटर की, 400 मीटर की, उसमें एक रेक्टेंगल होता है और दोनों तरफ सेमी सर्कल होती है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक गोला बन जाएगा। ये इसकी परिधि है। अब सवाल ये है कि सबसे अंदर वाले की परिधि 400 मीटर है, तो ये सबसे आखिर वाली लेन की परिधि कितनी होगी? मैं देखता हूँ कि ये सवाल डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज लेन 8 कंपेयर टू लेन 1 इफ ईच ऑफ द लेन, इसकी चौड़ाई, लेन की ये जो चौड़ाई है ये 1.22 मीटर या 1.2 सवा मीटर मान सकते हैं। तो आपके सवाल भी बड़े इंटरेस्टिंग है। कोई कह सकते हैं कि भाई कैन नॉट फाइंड, आपने ये तो बताया नहीं कि ये कितना चौड़ा है या इसका व्यास कितना है या बाकी चीज़ें भी बताइए, ये कितनी लंबाई है, और आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आपके उत्तर आएंगे मैं इस पे आगे बढ़ूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कारण से पीटी उषा से पहले और आखिरी के जब दूसरे और पांचवें में कितनी दूरी का डिफरेंस होता है, जिसके कारण ध्वनि में इतनी देर लगी और वो हमारा मेडल हमारे हाथों से चला गया। बहुत बढ़िया, चलिए उत्तर देख सकते हैं। बहुत सुंदर। और डी, सबसे ज्यादा लोगों ने जो उत्तर दिया वही सही उत्तर है, और वो उत्तर है 2 पाई टाइम्स 1.22 टाइम्स 7। और अगर आप ये करके देखेंगे, और मैं यहां पर दिखा दूं, 2 पाई टाइम्स 1.22 टाइम्स 7, 2 पाई टाइम्स। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारी जो अच्छा इसमें दिखा देते हैं, इसी वाले में दिखा देते हैं, और इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले सब कुछ, डिलीट। तो ये पूरी परिधि, जैसे मैं कह रहा था, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये 2 सर्कल हैं, ठीक है। तो आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ती जाती है, ये सर्कल का व्यास जितना बढ़ा, पहला वाला रेडियस अगर मान लीजिए 2 पाई आर है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 2 पाई टाइम्स आर प्लस 1.22। और हम पूछ रहे हैं बढ़ा कितना, तो ये और ये आप पाएंगे कि कैंसिल हो जाते हैं। तो हर बार हर लेन में 2 पाई टाइम्स 1.22 इतना बढ़ जाता है, और ये लगभग 7 मीटर होता है। और 1 से 8 के बीच में 7 टाइम्स 7 लेनों का फर्क है, तो ये 49 हो गया, यानी 50 मीटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 50 मीटर। पहली रेस में, पहली वाली जो वो है, उसमें 400 मीटर दौड़ेंगे। अगर किसी को पता ना और उसको बोलो भाई आप आखिरी में दौड़ जाओ, तो वो बेचारे 450 मीटर दौड़ना पड़ेगा उनको। और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए जो सेकंड लेन का धावक है उसको 7 मीटर आगे खड़ा होना पड़ता है। और इसको देखकर आप समझ सकते हैं, मैं वापस से आपको दिखाऊं कि किस तरह से पीटी उषा हारी। अगर यहाँ पर सेकंड लेन में कोई खड़ा है तो थर्ड लेन वाला यहाँ पर खड़ा होगा, फोर्थ लेन वाला यहाँ, और फिफ्थ लेन वाला यहाँ, और ये दूरी 21 मीटर हो जाएगी। ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, और यहाँ से, और यहाँ से अगर बंदूक चलाई तो 21 मीटर बटे 343, क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड है, इतना समय लगेगा। ये लगभग 0.06 सेकंड होता है। सो पीटी उषा को 0.06 सेकंड बाद वो ध्वनि सुनाई पड़ी और वो दौड़ी, और जबकि जो महिला जीती उनको 0.06 सेकंड पहले पहुंच गई, और 0.01 सेकंड से वो हारी। तो अगर ध्वनि सही टाइम पे होती तो पीटी उषा 0.05 सेकंड से जीत सकती थी, ऐसा हमें लगता है। ऑफ कोर्स आई डोंट नो ऐसा हमें ये देखकर लगा। उसकी जो 400 मीटर की जो पूरी थी परिधि, उसको देखकर समझकर ऐसा लगा कि बेस्ड ऑन वेयर द गन वाज फायर्ड, मे बी दिस वाज वन ऑफ द रीजंस दैट वी लॉस्ट 1984 का गोल्ड मेडल। तो कहीं ना कहीं विज्ञान की एक छोटी सी चीज़ के कारण हमें ये मेडल से हाथ धोना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स आजकल ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। सो विद दैट तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से लोग पीटी उषा दौड़ती हैं। पर अब ये देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको ये चित्र दिखाना चाहूँगा दौड़ने वालों का। और आपको क्या लग रहा है इस चित्र को देखकर कि ये राम यादव हैं, और ये थोड़े से पतले से लग रहे हैं, और ये नसीर अहमद हैं,
और ये हृष्ट पुष्ट लग रहे हैं। तो दोनों में इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग सवाल है, ये इसकी अब दूसरा सवाल भी आपके सामने बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कौन जीतेगा इन दोनों में से। ये वाला अगर हम आपको चित्र दिखाएं तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, जो पतले वाले राम यादव हैं या नसीर अहमद जो हैं ये हिश पुष्ट हैं, इनकी मसल्स खूब सारी दिख रही हैं, इन दोनों को दौड़ाएं तो कौन जीतेगा, ये आपका सवाल है। कौन जीतेगा, पतला सुकड़ा धावक, लंबी रेस का घोड़ा है यही जीतेगा, और दूसरा उत्तर है हिश पुष्ट दिखने वाला जीतेगा, और तीसरा है हिश पुश दिखने वाला रोज जिम जाता है यही जीतेगा, और रेस की बात है। तीसरा उत्तर है आपका रेस की बात है। तो देखिए क्या उत्तर है। चलिए सभी लोग itempool.com पर जाएं। क्या सवाल है, जो पतले धावक हैं, अ लॉट ऑफ एथलीट्स आर एक्चुअली प्रीटी सम ऑफ देम एथलीट्स आप देखते हैं कि काफ़ी पतले होते हैं, उनकी मसल्स ज़्यादा नहीं होती, और कुछ धावक काफ़ी हृष्ट पुष्ट एकदम सुपर बॉडी बिल्डिंग रोज जिम ये सब होते हैं। कौन से दोनों की रेस कराएं तो कौन जीतेगा, ये आपका सवाल है। चलिए बताइए, और उत्तर देख सकते हैं आप। समय हो गया। चलिए काफ़ी सारे लोगों ने सी उत्तर दिया, रेस की बात है। बहुत सारे लोगों ने ए बोला लंबी रेस का धावक है। कुछ लोगों ने बी भी बोला। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन व्हाट रेस एंड वी विल सी। नसीर अहमद बाय द वे इज इंडियन स्प्रिंट चैंपियन। जिस तरह से राम यादव लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबी दौड़ों में वो ज़्यादा जीतते हैं, और हम देखेंगे कि किस तरह से ये मैराथन धावक हैं। और इसको देखकर मुझे अपनी भी कुछ कहानी याद आ गई, और मैं सोच रहा था आपको अपनी भी फ़ोटो दिखा देता हूँ। 99 की बात है, 1999 आप देख सकते हैं, पुरानी तस्वीर है, 22 साल पुरानी है। हमने भी एक मैराथन दौड़ी थी, मैंने और मेरी धर्मपत्नी जो बगल में है, दोनों ने दौड़ी थी 22 साल पहले 42.2 किलोमीटर, 4:30 पौने 5 मुझे याद नहीं कितने, ऐसे ही कुछ समय था, उतने घंटे में लगातार दौड़ी, और 42.2 किलोमीटर। और मैं आपको इसलिए ये तस्वीर दिखाना चाह रहा था कि कई बार जो लंबी रेस के धावक होते हैं, जो लंबा दौड़ते हैं, उन लोगों की मसल्स कम अलग तरीके की होती है। इनफैक्ट दैट इज वेयर आई वांट टू टेक यू। इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइंस। जो तेज स्प्रिंट है, तेज आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए, एकदम इंस्टेंटेनियस, ग्लूकोज का खट से एनर्जी आ गई, वो वाली एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरी एनर्जी जो लंबी 4.5 घंटे तक अगर आपको दौड़ना है, खेतों में मशक्कत करनी है, उसके लिए आपका शरीर पतला होना पड़े, उसके लिए अलग तरीके की मसल्स होती हैं, और वो मसल्स पतली होती हैं। मसल्स बेसिकली अगर आप देखें तो इस तरह की कुछ हैं, रेशे होते हैं, ये आईपैड में दिखा दूँ, ये रेशे होते हैं, रस्सी के रेशे से कुछ हैं, इस तरह की होती हैं। जस्ट द फैक्ट दैट जो लंबी रेस के घोड़े वाले, जो दूर तक एनर्जी देने वाली हैं, वो ग्लूकोज, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलाकर जो स्टैंडर्ड एटीपी साइकिल चलती है, उसमें जो होती है वो मसल्स पतली होती हैं। इसलिए जो स्प्रिंटर्स होते हैं 10 किलोमीटर से ज़्यादा, 52 किलोमीटर और भी लंबे, या जो लंबी देर तक काम करते हैं, उन लोगों की मसल्स पतली होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कम है या ज़्यादा है, वो भी हो सकता होगा, लेकिन उनकी मसल्स पतली हैं, इसलिए वो पतले दिखते हैं। तो अगली बार आपको कोई ऐसा दिखाई दे, इसके पीछे बहुत मुझे लगता है एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात भी है कि कोई अगर पतला शरीर वाला दिखता है तो उसको कम मत समझिए। ये मत समझिए कि ये तो पतला सुकड़ा है। पता चला आपकी 10 किलोमीटर की रेस हुई तो आप तो पीछे रह गए, अपनी मसल जिम में बनाते रह गए। उसी तरह से पतले वाले को अगर बोलें कि 100 मीटर की रेस दौड़ो, तो शायद इंस्टेंट एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण शायद वो ज़्यादा मसल वाला धावक रेस का परचम जीत कर आगे चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही सब देखकर अब तो हमने ये देखा कि किस तरह से ये रेस में ये दौड़े। अब मान लीजिए हमने इसी को और एक्चुअली इसको देखकर हम एक और चीज़ आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो रेस में, कई बार हमें लगता है कि रेस में जो धावक दौड़ते हैं, जैसे मैं दौड़ूं वर्सेस हुसैन बोल्ट दौड़ें, या ये जो नसीर अहमद दौड़ें, तो कई बार लगता है कि उनके पैर फटाफट चलते होंगे, इसलिए वो तेज दौड़ पाते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये देखिए। और इसमें 3 अलग अलग लोग दौड़ रहे हैं, और एक रियल एथलीट हैं सबसे नीचे, और ऊपर 2 साधारण लोग हैं। आप पाएंगे कि, फिर से देख लें, आप पाएंगे, एक बार फिर से दिखा देते हैं, आप पाएंगे कि तीनों लोगों की, ये कल्पना करिए कि तीनों लोगों के कितने फ्रीक्वेंसी से पैर ज़मीन पर पड़ रहे हैं। और एक महिला काफ़ी वृद्ध भी हैं, 3 लोगों का ये करा। और ये रिसर्च जो हुई उसमें निकल कर आया कि लोगों की जो है दौड़ने की स्पीड, मतलब
कितनी स्पीड से कदम वो रखते हैं वो तो एग्जैक्टली सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। इस जस्ट दैट कि जो धावक हैं, तेज धावक नसीर अहमद हैं या उसेन बोल्ट हैं, वो धरती पे इतनी जोर कदम लगाएंगे कि मैं तो 1 मीटर करूंगा और वो ज़्यादा, हर कदम उनका बड़ा होगा, हमारा कदम छोटा होगा, लेकिन कदम रखने की स्पीड लगभग सबकी बराबर होती है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, इसको देखकर हम समझ सकते हैं, इसीलिए दम ज़्यादा लगता है। आप आगे क्यों जा पाते हैं? आप धरती पर दम लगाते हैं। जैसे स्टैंडिंग ब्लॉक्स होता है आजकल, रेस में मुझे लगा ये कहानी बता देता हूँ। स्टैंडिंग ब्लॉक्स में लोग जब अपने आप को धक्का लेकर आगे स्प्रिंट में भागते हैं तो वो जो स्टैंडिंग ब्लॉक होता है वो प्रेशर मेजर करता रहता है। तो कई बार कुछ लोग चीटिंग भी कर जाते हैं, वो पहले से सोच लेते हैं कि अच्छा घंटी बजेगी तो उसके पहले ही भाग जाऊं, रिएक्शन टाइम हैज़ टू बी लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकंड। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप चीटिंग करें, बिकॉज नो ह्यूमन कैन हैव रिएक्शन टाइम लेस देन 1 सेकंड, 1/10। और उसका बड़ा सुंदर खेल भी आप लोग खुद ही कर सकते हैं, ऐसा शायद आप लोगों ने करा हो। एक स्केल रख लीजिए और उस स्केल को ऐसे ड्रॉप कर दीजिए और अचानक बिना देखे बंद करिए, और कहाँ पर आप पकड़ते हैं, कितनी दूरी में आपने पकड़ा, उस डिस्टेंस को निकाल कर आप अपना रिएक्शन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने 1/10 से कम निकाला, इसका मतलब आपने चीटिंग कर ली। बड़ा सुंदर खेल है। स्केल को रखना है, और जैसे मैं ये चीज़ नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज ये डालूंगा तो पेंसिल टूट जाएगी। देखिए ये जैसे मैंने आपको करा, ये अगर मैं डालूँ और मुझे पकड़ना है तो इतनी दूरी पे मैंने पकड़ लिया। ऑफ कोर्स मैं खुद करता हूँ तो मुझे मालूम है कब डालना है, कोई और करे और तब डाले, तब आपका रिएक्शन टाइम देखिए। एंड ऑफ कोर्स उसमें वो आपको S = UT + ½ GT², वो वाला कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा। S बराबर द डिस्टेंस इन द स्केल बराबर ½ 5t², 5 टाइम्स t²। अगर ऐसा करेंगे तो आपका टाइम निकल आएगा। रिएक्शन टाइम हैज़ टू बी लेस देन 1/10। चलिए इंटरेस्टिंग। तो आगे बढ़ते हैं, और किस तरह से ये हमने ये तो देख लिया कि खुद को अगर और अभी हमने खुद को अगर तेज़ी से भगाया, लेकिन अगर खुद को उठाना हो तो क्या करना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मसल्स का किस तरह से प्रयोग होता है वो हम 2 मिनट में देख लेते हैं। और ये आपके सामने जैसे स्क्रीन पर ये चीज़ आ गई। अगर हमको वेट लिफ्टिंग करनी है, और अब वेट लिफ्टिंग की बात करने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए वेट लिफ्टिंग करनी है और यहाँ पर हमने वजन डाल दिया, तो ये आपका कर्ल हो गया। इसको कर्ल भी बोलते हैं। ये जो वजन हाथ में इस तरह करके उठाते हैं, इसको कर्ल बोलते हैं। और तो ये हमारा लीवर के सिद्धांत पे चलता है। और हमें कितना ज़्यादा, अगर ये 10 किलो का वजन है तो ये हमारा लोड आर्म है और ये हमारा दूसरा वाला आर्म है। तो जिस रेशियो में ये दोनों अनुपात होंगे, उतने रेशियो में ज़्यादा वजन लगाना पड़ता है, और ये अनुपात लगभग 8 होता है। तो इसलिए अगर आप 10 किलो का वजन असली में उठा रहे हैं तो आपको 80 किलो का वजन लगता है। और इसीलिए और पैर में लेकिन ये बात बिल्कुल उल्टी हो जाती है। पैर में ये लोड आर्म, और तो इसमें कह सकते हैं हमारा मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, क्योंकि ये रेशियो 1/8 है। और इस पैर में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसलिए आप पाएंगे कि पैर से अगर कोई चीज़ उठानी हो, अगर एड़ी के बल आप पंजों के बल अगर आप उठना चाहें तो बड़ी आसानी से ज़्यादा वजन, कंधे पे वजन लगा के ज़्यादा उठा सकते हैं, क्योंकि उस केस में ये जो दूरी है यहाँ वाली और यहाँ वाली, इसका उल्टा हो जाता है बिल्कुल। और इसके कारण हम उसका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाता है, और इसके कारण हम, और इसीलिए आपने देखा भी होगा, बिल्कुल इसीलिए जब वेट लिफ्टिंग, और मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो भी दिखा दूंगा आपको, इसीलिए जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो कर्ल करना बड़ा मुश्किल है ये वाला। लेकिन वेट लिफ्टिंग जो करते हैं वो कभी आगे ले जाके नहीं करते, वो बिल्कुल सीधी ऐसे ले जाएंगे, बिल्कुल मैं आपको फिर सुन लूँ, बिल्कुल कर्ल करके नहीं करते, वो सीधे वजन को यहाँ से उठा के बिल्कुल ये ले जाएंगे। और हल्का सा भी अगर इस वर्टिकल लाइन से इधर आ गया, फट से नीचे गिर जाएगा। 250 किलो का वजन उठा लेते हैं, वो समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं हम। और आप पाएंगे कि बिल्कुल सीधी लाइन में ये वजन गया। हल्का सा भी अगर टेढ़ा हो जाएगा तो उसका इतना ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा कि खट्ट से वो नीचे, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सीधा ही रहा, बिल्कुल वर्टिकल। इसीलिए जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, बिल्कुल सीधा उठाना है उनको, कैसे भी करके बिल्कुल सीधा ही रखना है। हल्का सा भी आगे गया क्योंकि ये मैकेनिकल एडवांटेज 8 है। इससे जुड़ा हुआ आपके पास होमवर्क में सवाल भी आएगा, जुड़े रहिएगा। और अब अंत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जुड़े रहिएगा। मेरे साथी जो आशुतोष हैं वो भी आपको बड़ी सुंदर खिलौने गतिविधियाँ दिखाएंगे, और आपके साथ वो एरोडायनेमिक्स से किस तरह से बैडमिंटन और शटल और रॉकेट, बैडमिंटन की जो शटल है और रॉकेट दोनों एक ही सिद्धांत पे हैं लेकिन बिल्कुल उलट हैं।
आप पाएंगे कि जो शटल कॉक है बिल्कुल रॉकेट के बिल्कुल उल्टी चलती है उसका सिद्धांत वाइज, और इतने सारे सुंदर खिलौने हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। पर उसको जाने के पहले ये हाई जंप देख लेते हैं, और बहुत ही सुंदर, मैं उसके लिए आपको 1968 में ले जाता हूँ और एक छोटी सी ये वीडियो दिखाता हूँ। और ये है डिक फॉसबरी, जिसके कारण ये सब चीज़ हुई। पहले जब हाई जंप होती थी, ये डिक फॉसबरी है जिसके कारण ये हाई जंप में एक नया क्रांति आई, और ये पहले जब हाई जंप होती तो देखिए किस तरह से हुई, और अचानक जब डिक फॉसबरी जब आए, उन्होंने किस तरह से हाई जंप को बिल्कुल सिनेरियो को चेंज कर दिया, वो आपको देखना है। पहले देखिए ऐसे कूदते थे, ये गए और कम कूद पाते थे क्योंकि दोनों पैर को ऊपर लेके गए और कूद पाए। और ये देखिए डिक फॉसबरी अब आएंगे, क्या करते हैं। ये लेट कर 1968 में पहली बार हुआ और लेट कर चले गए और पूरा, और उन्होंने मेडल भी जीता। इनफैक्ट डिक फॉसबरी इंजीनियर थे, और जब वो और बहुत अच्छे भी नहीं थे वो हाई जंप में। इनफैक्ट उनके फ्रेंड्स बोलते थे, आशुतोष भाई ने रिसर्च करके हमको बताया कि उनके फ्रेंड्स कहते थे कि भाई तुम्हारे से तो ये कुर्सी भी पार नहीं होगी, और उन्होंने ये तकनीक निकाली। इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी आपके पास आइटम पूल पर आ रहा है, वो पहले सवाल का उत्तर देख लें, या आप लोग जवाब दे दें और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए और सवाल है, What is unique in this head first lying down high jump? ये लेट कर जो उन्होंने हाई जंप लगाई, इसके पीछे क्या आश्चर्यजनक बात है। और सवाल क्या है, पीठ के बल कूदना चीटिंग है। चलिए ठीक है, डंडे के ऊपर से गया ही नहीं, अरे भैया डंडे के ऊपर से गया ही नहीं, ऐसा भी है। शरीर ऊपर गया लेकिन सीजी डंडे के नीचे रह गया, अच्छा, और रेफरी को पीठ दिखाकर कूदा। चलिए चार बढ़िया उत्तर हैं। चलिए देखते हैं क्या उत्तर है। थोड़ा सा समय ले लीजिए उत्तर डालने के। ccl.itempool.com/ccl/live चारों उत्तर जाकर देखिए और देने की कोशिश करिए। और मैं वो डिक फॉसबरी जिन्होंने बिल्कुल क्रांति मचा दी हाई जंप में, उन्होंने क्या नए संगीन, क्या रंगीन चीज़ करी, उसका ये सवाल है और उसके उत्तर देख लेते हैं। चलिए, और एक उत्तर जो है शरीर ऊपर से गया, वो सबसे ज़्यादा लोगों ने दिया, और बी कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि डंडे के ऊपर से गया ही नहीं, बिल्कुल सही है। 67 लोगों ने जो उत्तर दिया वो भी सही है। एक तरह से कह सकते हैं कि डंडे के ऊपर से गया ही नहीं, और वो देखते हैं किस तरह से। बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इनफैक्ट उसको समझने के लिए हम ये चित्र देख सकते हैं, और इसको समझने के लिए ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा डंडा है और इतना ऊंचे से आपको कूदना है, और ये आपकी ऊंचाई है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये आपका सीजी है। अगर आपको यहाँ से यहाँ कूदना है और आप बिल्कुल खड़े खड़े कूदेंगे तो आपको ऐसे कूदना पड़ेगा। तो आपकी सीजी यहाँ से यहाँ तक कूदी, मतलब गई। और ये डिक फॉसबरी ने क्या करा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने ऐसे कूदा कि ये जो आर्क बन गया, और इसके ऊंचे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी, ये जो आर्क बन गया, शरीर ऊपर से चला गया लेकिन सीजी डंडे के नीचे रह गया। तो इसेंशली उन्होंने कितनी ऊर्जा लगाई, यहां पर डिक फॉसबरी खड़े थे, ये उनका पेट में मान लेते हैं सीजी है, और फिर यहां पर था, इन्होंने इतनी ही अपने को ऊंचा उठाने के लिए ऊर्जा लगाई। लेकिन बाकी जो धावक थे उन्होंने यहां से कूदे और इसके ऊपर पहुंचे, तो उन्होंने तो ये वाली ऊर्जा लगाई, उनका पेट यहां पर मतलब पहुंचा और पैर मोड़ लिए तो यहां तक। तो इतना फर्क पड़ गया, इतना जो फर्क पड़ा उसके कारण ही इतना जो फर्क पड़ा, इसके कारण डिक फॉसबरी मेडल जीत कर ले गए। और हम लोग और उसके बाद से ऐसा ही हुआ, आज तक सभी लोग यही लेटने वाले। मुझे याद है क्यूबा के जावियर सोटोमायर, मुझे अचानक नाम याद आ गया, आप लोग देख, शायद मेरा नाम, शायद मुझे लगता है सही नाम है जेवियर सोटोमायर, या पहला नाम पता नहीं, लेकिन सोटोमायर थे। बहुत समय तक उन्होंने विश्व रिकॉर्ड हाई जंप का रखा, और मुझे याद है 2.25 मीटर कूद जाते थे, ऐसे आते थे और लेट के खट से उल्टा आप कूदें, उसके बाद आपको हवा में पलटी खानी पड़ेगी और लेट के दूसरी तरफ गिरना है। सोटोमायर, अगर चैट में डाल के देखिए, मुझे बता दीजिए कि सोटोमायर ये नाम ठीक है कि नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा याद है। क्यूबन धावक थे, क्यूबन एथलीट थे, एंड ही वॉज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक 2.25 या 2.15 कूदा था। और मुझे तब की ये बातें याद हैं जब
1984 जब हमारे घर में टीवी नहीं था, किसी बगल के घरों में जाकर ओलंपिक्स देखने की कोशिश करा करते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और वो भी अच्छे समय उस तरह थे कि किसी और के घर में जाके देखेंगे तो मज़ा भी आएगा 7 लोगों के साथ, और ऊपर से वो चाय तो खैर नहीं पीते हैं, कुछ खिला देंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए, ऑल्दो उस समय ऐसा प्रधारणा थी कि किसी के घर जाओ तो कुछ खाना नहीं है पता नहीं ऐसे माँ बाप क्यों बोलते थे उस समय, पर ऐसी थी। चलिए, इधर उधर की बातें काफ़ी हो गई, और मैं सीजी के कारण ये बड़ा सुंदर आपको खिलौना एक दिखाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, इस तरह से अगर मैंने आपको सामने ये पेंसिल रखी तो खट्टे से गिर जाएगी, लेकिन इस पेंसिल पे बिल्कुल वही चीज़ करी, एक ये तार बांधकर नट बना दिया, अब ये पेंसिल नहीं गिरेगी, घुमाते रहिए, कैसे भी घुमा लीजिए, नहीं गिरेगी, क्योंकि जैसे इधर हुई वो दूसरी, इसका जो मोमेंट, इसका जो यहाँ पर जो सीजी है वो नीचे है, और ये वजन उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। और इसको इस्तेमाल करके लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग खिलौने बनाए हैं। ये हमारा काफ़ी फेवरेट खिलौना है, मैं आपको शायद पहले भी दिखाया हो, इसको हम मैजिकल पेन स्टैंड बोलते हैं। कल्पना करिए, बड़ा सरल सा खिलौना, एक चुंबक, एक पेन, उसके ऊपर चुंबक, और ये बत्तख के मुंह में चुंबक, और ये लगा दी, और ये पेन हवा में लटक गया। और अब देखिए, इसको अगर हिला भी दें तो गिरता नहीं है, घुमा भी दीजिए, बोला नहीं गिरता नहीं है, और गिर गया तो इसको अगर हम घुमा दें तो ये बड़ी सुंदर तरीके से घूमते हैं। कल्पना करिए, यही खिलौना अगर हम लिखें, अपनी कॉपियों को रंग दें, और फिर हर एक की डेस्क पर ये खिलौना आ जाए, बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सरल खिलौना है। एक बत्तख, मुंह में चुंबक, और ये चुंबक आपस में चिपकने की दिशा में होनी चाहिए ताकि उसको खींच के रखे, अट्रैक्शन फोर्स हो, हल्का से गिरे तो वो वापस से मूवमेंट उसको वापस ला कर खड़ा कर दे। एक और खिलौना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, मुझे लगा खेलने वाले खिलौने दिखा देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, इसकी सीजी लगता है कि कैसे हवा में लटक गया, चोंच के ऊपर ये पक्षी। मैं दोनों तरफ से दिखा देता हूँ, यहाँ से भी और नीचे से भी। नीचे से कैसे दिखाएंगे, ये ऐसे दिखा देते हैं और बिल्कुल हवा में बढ़िया ये पक्षी खड़ा हो गया, चोंच के ऊपर खड़ा है। देखिए, बिल्कुल चोंच के ऊपर। ऐसे तो मैं खड़ा नहीं कर सकता, नीचे गिर जाएगा। और सुंदर खिलौने हैं, इस तरह के खिलौने। और मैं इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मेरे साथी आशुतोष आएँ, और आपको जो इतनी सुंदर रिसर्च करी उन्होंने इस खेल और खिलौनों के ऊपर, वो सभी आपके साथ शेयर करें। किस तरह से बैडमिंटन, किस तरह से इतने सुंदर सुंदर उड़ने वाले खिलौने बनाए जा सकते हैं, उसको खेलना निहायत ही, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, इट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिजनेस। बिल्कुल, ये लट्टू बनाइए, बाहर जाकर खेलना पड़ेगा, और जब तक ये खेलेंगे, जब इस टीम की स्पर्धा से खेलेंगे और स्पर्धा के साथ खेलेंगे, कॉपरेशन के साथ खेलेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा, और उसके अंदर अपन गणित और विज्ञान भी खोलकर सीख सकते हैं। जुड़े रहिएगा, आशुतोष भाई आपको बड़े सुंदर खिलौने दिखाएंगे। और ध्यान रहे, अगले हफ्ते जो पाई डे है, गणित का पाई डे, 14 तारीख को जो अगला हमारा एपिसोड होगा पाई डे को, बिल्कुल जाइए, जुड़िए, देखिए, सब लोगों को बताइए, और होमवर्क ज़रूर सबमिट करिए। धन्यवाद। आशुतोष भाई आइए। नमस्ते, मैं हूं आशुतोष, और अभी हमने सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करी और देखा कि कैसे विज्ञान लगा के और अपने दिमाग की चतुराई का इस्तेमाल करके डिक फॉसबेरी ने हाई जंप का पूरा चेहरा ही बदल दिया, और उनकी उस 1968 की जंप के बाद दुनिया के सारे हाई जंपर्स उसी स्टाइल से हाई जंप करने लगे, और अब पुरानी स्टाइल से कोई भी हाई जंप नहीं करता। हाँ, स्कूल कॉलेज के लेवल पे अभी भी उसी तरीके से होती है, लेकिन प्रोफेशनल हाई जंप इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के विज्ञान के आधार पर चलता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरअसल है क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बिंदु है किसी भी वस्तु का जहां हम मान सकते हैं कि उस वस्तु का पूरा मास शायद उसी जगह पर पूरा कंसंट्रेटेड है। तो ये तो हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां, या सेंटर ऑफ मास, कि अगर पूरा मास हम एक जगह पे मान लें। लेकिन जब कोई वस्तु हवा में जा रही है तो उस पर हवा भी फोर्स लगा रही है अलग अलग दिशाओं में। तो जिस तरीके से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक पॉइंट मान लेते हैं, ऐसे ही हम हवा के लगने वाले जो फोर्स है या उसका दबाव है, यह मान लेते हैं कि वो भी किसी एक पॉइंट पे लग रहा होगा, और उस खास पॉइंट को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, CP। तो सेंटर ऑफ प्रेशर वह बिंदु है किसी भी वस्तु का जो हवा में जा रही है, जहां हम मान सकते हैं कि हवा का पूरा फोर्स उस पर लग रहा है। तो यह
जो सेंटर ऑफ प्रेशर है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ एक खास संबंध होना चाहिए अगर कोई भी वस्तु हवा में जा रही है और उसको स्टेबल तरीके से उड़ना है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये पेन ही है और मुझे ये स्थिति में, मैंने इस स्थिति में पकड़ी है, तो यह मेरी अगर मूल स्थिति है, इसको अगर मैं थोड़ा सा भी धक्का दूं तो ये नीचे चले जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो यह इसकी अनस्टेबल पोजीशन है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो इसको थोड़ा सा भी हिलाने पे ये बार बार वापस आ जाएगी। तो यह इसकी स्टेबल स्थिति है। तो स्टेबिलिटी यानी कि कोई भी वस्तु पे थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो तो वो वापस अपनी जगह में आने की कोशिश करे। और उड़ने वाली वस्तु के साथ अगर हमको ये स्टेबिलिटी चाहिए तो सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पीछे होना चाहिए। और शटलकॉक में यह कैसे होता है? तो जो ये शटलकॉक होती है इसका जो भारी हिस्सा होता है इधर पीछे की तरफ होता है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं होती है और इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो आगे होता है। तो मैं आपको आईपैड में दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो यह है हमारी शटलकॉक जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर पर है CG और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर इधर आगे है CP। तो मान लीजिए कि आपका रैकेट इधर है और आपने इधर से शॉट मारी, तो जब ये आगे को जाने लगती है तो हवा इस पर फोर्स लगाती है और वो सेंटर ऑफ प्रेशर पर लगता है, तो कुछ वो इस तरीके से लगता है। तो कोई भी वस्तु अगर रोटेट करेगी तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड करेगी और हम देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फोर्स लगेगा वह इसको उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा। तो शॉट मारने के थोड़ी देर बाद ही ये शटलकॉक उल्टी हो जाएगी और अब इसका CG आगे होगा और CP पीछे होगा। तो इस स्थिति में अब ये स्टेबल हो गई। तो यह इस कारण से आगे बढ़ेगी और इसको हम इस छोटी सी वीडियो में आपको दिखाते हैं कि कैसे शटलकॉक हवा में फ्लिप करती है। ये हमने इसको रस्सी से, धागे से टांगा और मारने के तुरंत बाद ही शटलकॉक सीधी हो जाती है। एक बार भी पूरा चक्कर नहीं लगाती है, तुरंत बाद वो बिल्कुल सीधी हो जाती है क्योंकि वही उसकी स्टेबल पोजीशन है। फिर से स्लो मोशन में देखिए। तो ये तो नॉर्मल कॉक थी। मैं अपने दोस्त दिनेश को भी ये शटलकॉक फेंकी है तो देखिए फिर से वो सीधी हो गई। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा वेट लगा दें आगे, जैसे यहाँ ये दिख रहा है आपको, तो इसकी CG आगे खिसक गई और अब ये उल्टी पुल्टी होने लग जाएगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अब थोड़ी गड़बड़ा गई। बढ़िया। तो शटलकॉक का रॉकेट से क्या लेना देना है? दरअसल रॉकेट, मिसाइल, इस तरह की वस्तुओं में भी यही स्टेबिलिटी का सिद्धांत इस्तेमाल में लाया जाता है। आप सभी ने बोतल से रॉकेट तो ज़रूर बनाए होंगे जहां हम एक पाइप पर बोतल को लगाते हैं और नीचे से पंप मारते हैं तो बोतल ऊपर जाती है। तो उसमें हम थ्रस्ट तो ज़रूर दे रहे हैं लेकिन इसको हम रॉकेट नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो बोतल ऊपर जा के नीचे आती है उसको आपने देखा होगा वो बहुत ही उलट पुलट होकर आती है। तो ऐसे रॉकेट में अगर किसी को बैठा दें या ऐसा रॉकेट फेंकें तो वो तो बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। इसको आपको स्टेबल बनाना पड़ेगा और स्टेबल बनाने के लिए उसमें आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे जैसा कि हमने इस रॉकेट के साथ किया है। इसमें हमने एक ऊपर कागज़ का कोन लगा दिया है और नीचे ये कुछ 3 फिन्स लगा दिए हैं। इससे क्या होगा कि ये एक बहुत ही नुकीली चीज़ होगी जिससे हवा में इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये जो हमने फिन्स लगाए इससे इसका एरिया नीचे की तरफ बढ़ गया। नीचे की तरफ एरिया बढ़ने के कारण इसका सेंटर ऑफ प्रेशर अब नीचे आ गया और फिर हमने कुछ क्ले, मिट्टी का वेट इस तरफ लगाया ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर आ जाए। तो आप ये जो निशान अगर देख सकते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब इधर है। तो इस सिचुएशन में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ प्रेशर से ऊपर आ गया और ये स्टेबल हो गया। इस रॉकेट को जब आप लॉन्च करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा और सीधा नीचे आएगा। और इसकी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। तो यह थी एक साधारण बोतल जो उलटते पुलटते हुए नीचे आ रही है और इसके बाद हम अपनी रॉकेट वाली बोतल देखेंगे जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर पर है और ये बिल्कुल नाक सीधे ऊपर होके गई और सबसे ऊपर पॉइंट में मुड़ के आई और नाक के बल ही वापस नीचे आई। ठीक है, तो रॉकेट की बात हमने करी और कैसे शटलकॉक जो हम हर दिन खेलते हैं उसका ही विज्ञान रॉकेट को भी काम आता है, ये भी हमने देखा। इनफैक्ट रॉकेट से आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आपके मन में छोड़ना चाहूँगा कि हमने देखा कि स्टेबिलिटी के लिए फिन्स और ये फिन्स नीचे चाहिए होते हैं। तो जो मॉडर्न रॉकेट्स होते हैं आजकल के, इनमें आप देखिएगा यहाँ नीचे कोई फिन्स नहीं लगे हैं। ये भी बिना फिन्स के उड़ रहा है, ये भी बिना फिन्स के उड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है कि हम बोल रहे हैं कि रॉकेट की स्टेबिलिटी के लिए तो नीचे
फिन्स चाहिए इधर नीचे, लेकिन जो मॉडर्न रॉकेट्स हैं उनमें फिन्स नहीं लग रहे हैं और वो उसके बिना भी उड़ जाते हैं। ये आप ज़रूर ढूंढिएगा। एरोडायनेमिक्स की बात आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार फिनोमिनन पर। इनफैक्ट ये जो रॉकेट हम उड़ा रहे थे वो इस तरीके के लॉन्चर से उड़ा रहे थे और ये हमने पीवीसी पाइप से बनाया है और इसमें एक लॉन्चर है जो जिप टाई से स्प्रिंग की तरह काम करता है। तो इसको बनाने के इंस्ट्रक्शंस भी हम आपको जल्दी देंगे और ये बहुत ही सुंदर सा रॉकेट लॉन्चर आप बना सकते हैं, जो इसमें रस्सी आप खींचेंगे तो ये सीधा ऊपर लॉन्च होगा। तो अब एरोडायनेमिक्स की बात आगे बढ़ाते हुए एक और ख़ास इफ़ेक्ट की बात करते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत मायने रखता है और इसके इस्तेमाल करके आज दुनिया में यातायात को भी रेवोल्यूशनलाइज किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को भी किया जा रहा है और इस चीज़ का नाम है मैग्नस इफ़ेक्ट। और फुटबॉल में आपने देखा होगा कि एक बनाना किक मारी जाती है जो घूमते हुए आती है। इनफैक्ट हमारे दोस्त जय फुटबॉलर हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर एक किक मारी है, इसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं और गौर कीजिएगा जब एक स्लो मोशन आएगा कि ये फुटबॉल में क्या हो रहा है जिस कारण से ये गोल घूम रही है। और ये स्लो मोशन है और जय ने शॉट मारी और बॉल घूमते हुए आगे गई। तो ये जो फुटबॉल घूमी, दरअसल बॉल का कर्व होना या जो बनाना किक होती है उसका विज्ञान और उसका जो रहस्य है वो इसी बॉल के घूमने में छिपा हुआ है। और इसको हम आसानी से इस बात से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारी फुटबॉल है जिसको हमने आगे को शॉट मारी और ये इस तरीके से घूमते हुए जा रही है, तो हवा इसमें पीछे की ओर आएगी। अगर हम फुटबॉल के ऊपर कैमरा रख दें और स्टेशनरी फुटबॉल को मान लें तो हवा पीछे को आ रही है। और क्रिकेट वाले एपिसोड में आपको याद होगा कि हमने एक बाउंड्री लेयर की बात करी थी कि बॉल के चारों ओर हवा की एक पतली परत उससे चिपकी हुई होती है। तो जब ये बॉल घूम रही है तो ये हवा की परत भी इसके साथ साथ घूम रही है। दाईं तरफ की जो हवा है वो भी आगे को घूम रही है और बाईं तरफ की जो हवा है वो नीचे को आ रही है। तो सामने से जो हवा इधर टकरा रही है इससे, तो इस तरफ की हवा तो रुक जाती है बाउंड्री लेयर की, लेकिन इस तरफ से जो हवा आई वो इसके साथ मिलके थोड़ा पीछे की ओर छूटती है। तो इधर से जो हवा आई वो तो जल्दी रुक गई और जल्दी छूट गई, लेकिन इधर की हवा सामने से आने वाली हवा से मिक्स हुई और देर तक चिपकी बॉल के साथ। तो जो हमारी हवा है वो इस दिशा में डिफ्लेक्ट हो गई और हवा पे क्योंकि इधर को फोर्स लगा तो बॉल पे इस दिशा में, बॉल पे आगे की दिशा में बाईं दिशा की ओर फोर्स लगता है और इस कारण से बॉल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसी चीज़ को हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, जो कि 2-3 सदी पहले एक वैज्ञानिक मैग्नस जिनका नाम था, उन्होंने देखा था कि तोप से जब गोले दागे जा रहे हैं तो वो हवा में घूम जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने इस मैग्नस इफेक्ट की खोज करी थी और इससे जुड़े आप कुछ बहुत ही सुंदर खिलौने बना सकते हैं। सबसे पहला जो खिलौना है वो एक कुछ डमरू जैसा दिखता है। इसमें आप 2 कप्स लीजिए और उनको उनके बेस पर 2-3 बार टेप लपेट दीजिए और टेप लपेटने के बाद आप रबर बैंड लीजिए और इसके चारों तरफ लपेट के जब इसे छोड़ेंगे तो ये बहुत ही स्लो मोशन में जाते हुए आपको दिखेगा। पहले तो इसमें इसके घुमाव के कारण एक लिफ्ट फोर्स ज़्यादा लगेगा और ये ऊपर को जाएगा और फिर जब इसका स्पिन कम हो जाएगा तो ये नीचे आएगा। और इसका छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। आप रबर बैंड लीजिए और उसे नीचे से ऊपर की तरफ उल्टी दिशा में लपेट लीजिए 2 बार और इससे ये जब इसके चारों तरफ लिपट जाएगा और आप छोड़ेंगे तो इस पर मैग्नस इफेक्ट लगेगा और ये ऊपर उठेगा और बहुत ही स्लो तरीके से नीचे आएगा। और ये जो आखिर में आपने देखा, अभी हमने इसको इस तरीके से घुमाया तो ये ऊपर गया, यानी कि इसकी रोटेशन एक्सिस तो इधर को थी, तो जो फोर्स था वो सीधा ऊपर को लगा। अगर हम इसको इस तरीके से घुमा दें, इसकी रोटेशन एक्सिस इधर कर दें, तो इसमें एक साइड फोर्स लगेगा और ये फुटबॉल की तरह ही साइड को डिफ्लेक्ट होगा। इसी तरीके से एक दूसरा खिलौना आप बना सकते हैं जिसे मैग्नस ट्यूब कहते हैं या उसे मैग्नस ट्यूब ग्लाइडर आप बोल सकते हैं। और ये ऐसा सुंदर खिलौना है जो बिना पंखों के घूमता है और दिखने में बहुत ही सरल है, इस ट्यूब की तरह दिखता है। और इसको जब आप हवा में इस तरीके से घुमा के फेंकेंगे और तेज़ी से आगे को फेंकेंगे तो ये ऐसे घूमते हुए आगे जाएगा और इसके साथ ही हवा नीचे को आएगी, तो हवा पर नीचे को बल लगेगा तो ये ऊपर को जाएगा। और इसकी भी एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो एक ग्लाइडर में कैसे लिफ्ट हुआ और ये ऊपर को गया। इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, ये भी हम आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन में दे देंगे। 2 A4 शीट लगती हैं, एक को आप आधे में मोड़िए, फिर इस तरीके से मोड़ते जाइए जब तक कि वो ऐसे पतली ना हो जाए, और फिर एक दूसरी शीट लीजिए जिस पे ये जो पतली शीट आपने बनाई थी इसको लगा दीजिए और फिर इसको पूरा मोड़ते जाइए। एक बार जब आपने इसको ऐसे मोड़ लिया तो इसको टेबल पे रख के ऐसे घिस लीजिए अंदर की साइड, जो फोल्ड था इसको अंदर की साइड रखिए ताकि इसमें एक कर्व आ जाए, और जब इस पर कर्व आ जाए तो इसको मोड़ के आप टेप लगा दीजिए और आपका ग्लाइडर तैयार है। तीसरा और एक बहुत ही सुंदर खिलौना मैं आपको मैग्नेस इफेक्ट पर दिखाना चाहूँगा, जिसे कहते हैं टम्बल विंग। और यह भी इतना ही सरल है, लेकिन जितना सरल है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये हमने पतंग के कागज़ से बनाया है और ये एक ऐसा ग्लाइडर है जो बिना बैटरी के चलता है और लगातार चलते रहता है, कभी नीचे नहीं आता। जब तक आपकी पैर की बैटरी ख़त्म ना हो जाए, आपके हाथ ना थक जाएं, ये तब तक चलेगा। और इसका भी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको आपको इंडोर में करना पड़ेगा जहाँ हवा नहीं बह रही है। तो अगर आप इसे सीधे फेंक दें तो ये नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके पीछे अगर आप गत्ता रख देते हैं तो नीचे से ऊपर हवा उठती है, और उस उठती हुई हवा के कारण और जो लगातार घूमते जा रहा है, इस कारण से जादुई रूप से हवा में रहता है बहुत देर तक। और ये हमने शूट किया था 2-3 मिनट तक, और मैं चाहता था इसे और लंबा कर सकता था, और इसको हम जल्दी जल्दी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये अनंत काल तक आप जब तक थकते नहीं हैं इसको उड़ा सकते हैं। और कुछ भी नहीं, कोई कीमत नहीं है इसकी, बस इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके भी इंस्ट्रक्शंस हम आपको जल्दी देंगे। ये अमेरिका में जॉन कॉलिन्स है, उन्होंने ये खिलौना ईजाद किया था जिसे टम्बल विंग कहते हैं। और इसकी भी फिज़िक्स पूरी तरीके से हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भी मैग्नेस इफेक्ट ज़रूर लगता होगा, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है और एक लिफ्ट जनरेट कर रहा है। तो मैग्नेस इफेक्ट को ख़त्म करने से पहले मैं ये बात एक रोचक तथ्य आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा शुरू में मनीष जैन सर ने बोला कि खेलना बच्चों का खेल नहीं है, प्ले इज़ वेरी सीरियस बिजनेस, और फिज़िक्स के बहुत सारे सिद्धांत इस तरीके के छोटे छोटे खिलौनों से खेल कर ही निकले हैं। तो इस मैग्नेस इफेक्ट का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल आजकल इंजीनियरिंग में और वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो पानी के बहुत बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं उनमें किया जा रहा है। दरअसल जर्मनी के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था एंटोन फ्लेटनर, और इन्होंने 1925 में ये फ्लेटनर रोटर बनाई थी। फ्लेटनर रोटर यानी कि ये 2 जो सिलेंडर आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये 2 बड़े बड़े सिलेंडर उन्होंने पानी के एक जहाज़ पे लगाए थे, और इन सिलेंडर को आप किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो होता क्या था कि अगर हवा आई किसी इस दिशा से हवा आ रही है तो वो हवा इस सिलेंडर के साथ चिपकेगी और इससे इधर को ये हवा पर एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये जो सिलेंडर्स हैं इनमें आगे की ओर एक फोर्स लगेगा। तो जब ये सिलेंडर पे आगे की ओर फोर्स लगेगा तो ये जो जहाज़ भी है इसको एक एक्स्ट्रा फोर्स आगे मिलेगा, यानी कि हम हवा की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस सिद्धांत पर इन्होंने फ्लेटनर रोटर नाम से ये जहाज़ बनाया था। उस वक्त ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी थी और इस पर ज़्यादा काम हुआ नहीं, लेकिन अभी नेदरलैंड्स की एक कंपनी है नॉर्स पावर, जो इस सिद्धांत को फिर से इस्तेमाल करके नए जहाज़ों पे यही फ्लेटनर रोटर्स लगा रही है। और आप देख सकते हैं कि एक ऐसा एक बड़े जहाज़ पे इन्होंने ये 2 फ्लेटनर रोटर्स लगाई हैं। तो इस मैग्नेस इफेक्ट का इस्तेमाल सिर्फ खिलौने के लिए नहीं या सिर्फ फुटबॉल की किक कर्व करने के लिए नहीं है, बल्कि रोटर्स के लिए भी हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल की जो एरोडायनेमिक्स थी उसकी तो हमने बात कर ली, लेकिन फुटबॉल की ज्योमेट्री की बात किए बिना ये बात ख़त्म नहीं होगी। दरअसल अगर मैं आपको ये फुटबॉल दिखाऊं, फुटबॉल को क्या कभी आपने गौर से देखा है कि इस पे जो निशान बने हैं या जो पैटर्न्स बने हैं वो किस शेप के होते हैं? अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो अगली बार जब आप फुटबॉल देखें तो ध्यान से देखें। दरअसल ये हेक्सागन से और पेंटागन से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये हेक्सागन कितने होते हैं और पेंटागन कितने होते हैं, इसके लिए हम एक और प्लेटोनिक सॉलिड को देखते हैं जिसे हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रन। आइकोसाहेड्रन इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना होता है, और ये 3D स्ट्रक्चर में 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं और इसके 12 वर्टिसेस होते हैं। और आपको शायद ये पेंटागन शेप भी दिख रहा होगा इसमें। तो ये 20 ट्राइंगल्स से मिलकर बनता है, 12 वर्टिसेस होते हैं। तो अब ये सोचिए कि इसके हर वर्टिस को अगर हम एक काट दें, एक प्लेन से काट दें 1/3 तक, यानी कि ये जो ट्राइंगल की 1/3 लंबाई है,
इतनी दूरी तक हर वर्टेक्स को काट दें, तो यहाँ क्योंकि 5 ट्राइंगल्स आके मिल रहे हैं तो हमको यहाँ पर को एक पेंटागन मिलेगा, और क्योंकि ये ऐसे 12 वर्टिसेस हैं तो हमको 12 पेंटागन मिलेंगे, और बीच में जो जगह बचेगी उसमें हमको एक हेक्सागन मिलेगा। तो उस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलते हैं ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन, और ये जो फुटबॉल है ये भी ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन ही होती है। और इसका एक बहुत ही सुंदर मॉडल आप माचिस की तिल्लियों से और रबर वैल्व की ट्यूब से भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से वैल्व के जॉइंट्स बना लीजिए और उसमें माचिस की तिल्लियाँ भरिए, और इसमें आपको 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन बनाने होंगे। और जब आप इसको बना लें तो एक गुब्बारा इसके अंदर डालिए और इसको फुला लीजिए, तो आपको अपनी एक सुंदर फुटबॉल का नमूना भी मिलेगा। तो बॉलों की बात तो हमने कर ली, एरोडायनेमिक्स की भी बात कर ली। अब हम एक खिलौने की तरफ आते हैं जो शायद भारतीय है। कैरम बोर्ड आप सब ने बचपन में ज़रूर खेला होगा, और कैरम बोर्ड तो हम सब खेलते हैं। हाँ, तो कैरम बोर्ड तो हम सब खेलते हैं, लेकिन वो चौकोर कैरम बोर्ड होता है। CCL में हमने एक बहुत ही रोचक कैरम बोर्ड बनाया है जो कि इलिप्टिकल है, अंडाकार शेप का ये कैरम बोर्ड है। और इस कैरम बोर्ड की खास बात यह है कि आपके सामने कोई भी चैंपियन आ जाए कैरम का, जो कि सटासट एक ही शॉट में गोली मार देते हैं और जो गोटी छेद में डाल देते हैं, आप इस कैरम बोर्ड के साथ उसको भी टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि इस कैरम बोर्ड की खासियत ये है कि आप कहीं भी शॉट मारिए ये हमेशा आपके गोले में ही जाके गिरेगी। और इसके पीछे इलिप्स का सिद्धांत छुपा हुआ है, इलिप्स के रिफ्लेक्शन का, और वो हम इस छोटी सी वीडियो से देखते हैं कि वो सिद्धांत क्या है। तो ये जो 2 लाल बिंदु हैं ये फोकस पॉइंट्स हैं। तो इस फोकस पॉइंट पर अगर आप गोटी रख दें और उसे मारें, फिर से चलाते हैं, तो एक फोकस पॉइंट पर अगर आप गोटी रख के किसी भी दिशा में मारें तो वो हमेशा दूसरे फोकस पॉइंट से ही जाके गुजरेगी। और इलिप्स की ये एक बहुत खास बात होती है कि आप इलिप्स पे कहीं भी मार दीजिए, वो इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस से ही गुजरेगी। और आप देख सकते हैं कि दूसरी गोटी भी मारी, वो भी छेद में गई, तीसरी भी छेद में गई, चौथी भी छेद में गई, 5वीं भी छेद में गई। बहुत सुंदर। तो यह एक ऐसा खास कैरम बोर्ड है जिसमें आप कहीं भी गोटियां मारें तो ये हमेशा छेद के अंदर ही जाएगी, और इसमें इलिप्स की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। और इसी सिद्धांत का एक बहुत सुंदर उपयोग होता है, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये एक मशीन है जिसे जो गुर्दे होते हैं, हमारी जो किडनीज होती है, उनमें किसी को पथरी हो जाती है और उसको जब दवाई देते हैं और वो दवाई से भी नहीं टूटती है, तो उसको एक मशीन से उसका एक तरीके से ऑपरेशन करना पड़ता है, और इसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोस का मतलब पत्थर होता है। तो इस तकनीक में उसकी जो किडनी है उसका पत्थर तोड़ा जाता है, और आप देख सकते हैं कि ये एक C शेप की मशीन है, और यहाँ नीचे इसमें एक डब्बा होता है। इस डब्बे में एक इलिप्स होता है जो कि आपको यहाँ दाईं तरफ दिख रहा है। ये इलिप्स होता है, और इसके एक फोकस पे एक इलेक्ट्रोड होता है जहाँ से शॉक वेव्स, साउंड वेव्स निकलती हैं, और आपकी शरीर को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि आपकी जो किडनी है उसका जो पत्थर है वो दूसरे फोकस पॉइंट पर आ जाए। और अब जब इससे शॉक वेव्स छोड़ेंगे और ये जो इलिप्स है और आपकी किडनीज के फोकस पर है, तो वो बिल्कुल उस पत्थर पर जाएगी और उस पत्थर को तोड़ देगी। और आखिर में एक सुंदर सा एक और हम प्रयोग करेंगे कि फुटबॉल की जो हमने बात करी, उसकी ज्योमेट्री की, खेलों की काफ़ी बात करी। जब एक बॉल को आप ऊपर से गिराते हैं तो वो ज़मीन पर बाउंस होती है और ऊपर कुछ हाइट तक आती है। और इसी से संबंधित हमारा एक आइटम पूल का क्वेश्चन भी है गौरव। तो हम आइटम पूल का जो सवाल लेंगे कि एक बॉल को हमने हवा से नीचे फेंका, और जब वो टकराई तो उसके बाद वो आधी हाइट तक ऊपर आई। तो जब वो ऊपर आई आधी हाइट तक, तो उसकी स्पीड कितनी कम हो गई रिबाउंड होने के बाद? आइए इसका वीडियो एक देख लेते हैं। तो हमने एक बास्केटबॉल ली और इसको ज़मीन पे गिराया, फिर एक टेनिस बॉल ली, इसको भी ज़मीन पे गिराया। अब दोनों को अगर एक साथ रखें तो
बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट होता है कि बॉल बहुत ऊपर जाती है, जो ऊपर की छोटी टेनिस बॉल होती है। और ऐसा किस लिए हुआ ये हम इस वीडियो के अगले भाग में देखेंगे कि जब आप केवल बास्केटबॉल गिराते हैं तो वो किसी हाइट पर आती है, मगर जब उसके ऊपर आप बॉल रख देते हैं तो उसका कुछ मोमेंटम छोटी वाली बॉल में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो बास्केटबॉल कम हाइट तक गिरती है उतना मोमेंटम छोटी वाली बॉल को मिल जाता है। ये जो आप अभी तो ये जो लाल एरो है, अब ये बॉल इतनी कम हाइट तक गुजरी, इतनी कम हाइट तक उछली, तो वो जो कम हाइट तक उछली वो जो डिस्टेंस आया था जब ये बड़ी बॉल नीचे थी और जब ये टकरा, तो बड़ी बॉल जब हमने नीचे गिराई तो ये कुछ हाइट तक वापस आई। तो ये जब बड़ी बॉल हमने ज़मीन पे फुटबॉल गिराई तो ये कुछ हाइट तक आई, और जब छोटी बॉल गिराई तो ये भी कुछ हाइट तक आई, और जब इन दोनों को एक साथ हमने रख के ज़मीन पे गिराया तो यह अब पहले की अपेक्षा कम हाइट तक आई, और वो जो हाइट उसकी कम हुई उतना मोमेंटम इसने इस छोटी बॉल को दे दिया, तो ये बहुत ही तेज़ी से बहुत ही ऊपर तक जाती है। और हमारा जो आइटम पूल का जो सवाल था, इसका उत्तर अगर हम देखें कि फुटबॉल अगर आधी हाइट तक आती है तो उसकी कितनी एनर्जी, उसकी स्पीड कितनी कम हुई, आंसर देख सकते हैं। तो सही उत्तर है 30%, और ये उत्तर है डी, जो कि कम लोगों ने दिया है। सबसे ज़्यादा लोगों ने उत्तर दिया है 50%। तो आइए इसको सरल उदाहरण से देखते हैं कि सर एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हुआ कैसे। तो ये हमारी ज़मीन है और कोई बॉल इधर से इधर पे नीचे को गिरी और फिर ये बाउंस हुई, मान लीजिए इस हाइट तक। तो जब ये इधर पे गिरी h हाइट से, तो हम मान सकते हैं कि इधर जब ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी तो v² = 2gh होता है, और अब ये h/2 हाइट तक गिर रही है। तो पहले इसकी हाइट अगर अगर इसकी हाइट h थी और पहले v1 पे थी, तो अब अगर हम v2² करेंगे तो वो 2gh/2 होगी। और अब इन दोनों का अगर आप रेशो ले लें तो v1/v2 आपका आ जाएगा 1/1/2 = √2। तो v2 = v1/√2, जो कि आता है 0.7 टाइम्स v1। यानी कि जो v2 है, जब ये बॉल यहाँ से ऊपर को जाना शुरू हो रही है, वो ओरिजिनल वेलोसिटी का 0.7 टाइम्स ही है, यानी कि जो 30% उसमें लॉस हो गया है उसकी स्पीड का। और यह सुंदर सा प्रयोग आप अपने फील्ड में, अपनी क्लासरूम में ज़रूर कीजिए। और एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि यही जो अभी फिनोमेनन हमने देखा कि छोटी बॉल बहुत दूरी तक जाती है और बड़ी बॉल, जो भारी बॉल नीचे थी, वो अपना मोमेंटम देती है। यही प्रक्रिया बहुत बड़े जो हमारे तारे होते हैं, सूर्य से भी 5-10 गुना बड़े जो तारे होते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अंदर का जो फ्यूल होता है और जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन विस्फोट हो रहा होता है बाहर को, वो ग्रेविटी बैलेंस करती है अपने अंदर समेटते हुए। तो जब तारा जल रहा होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बाहर की ओर धमाका होता है और ग्रेविटी उसको अंदर समेटने की कोशिश करती है, लेकिन जब तारा बूढ़ा हो जाता है तो उसका फ्यूल ख़त्म हो गया और अब ग्रेविटी जीत जाती है। तो जो बाहर के लेयर्स हैं वो अंदर की ओर धंसना शुरू होते हैं और अंदर के लेयर्स बहुत ही ज़्यादा डेंस और कंप्रेस हो जाते हैं। तो जब वो पूरा कोलैप्स हो रहा होता है तो ठीक यही प्रक्रिया होती है कि अंदर के जो डेंस लेयर्स होते हैं उनसे बाहर के लेयर्स टकराते हैं और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तो बाहर के जो कम डेंस वाले लेयर्स हैं वो फट के बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं अंतरिक्ष में। तो इस छोटी सी गतिविधि से हम तारों के सुपरनोवा का विज्ञान भी समझ सकते हैं। और फाइनली इस एपिसोड में हमने बहुत सारे खेलों की बात करी, दौड़ने की, वेट लिफ्टिंग की, शटलकॉक, फुटबॉल, और हमने ये सोचा कि हम केवल प्लेयर्स की बात क्यों करें, क्यों ना हमारे जो कोच और रेफरी होते हैं जो हमें खूब ट्रेन करते हैं, जो पूरे मैच में नियम वगैरह देखते रहते हैं, उनको क्यों छोड़ें। और रेफरी से हम सबको याद आता है रेफरी की सीटी। तो हमने आपके लिए एक ये छोटी सी मज़ेदार और बहुत ही सरल सीटी बनाई है। इसमें बस आपको एक पाइप लेना है और आप एक थोड़ा सा मोटा गत्ते का टुकड़ा ले लीजिए, और गत्ता ऐसा या जो मोटा कार्डबोर्ड ऐसा लीजिए जो कि आसानी से गीला ना हो, जिस पर थोड़ा सा ग्लॉस पेपर जैसा हो, और उसको आप टाइट इस जो स्ट्रॉ है इसकी मोटाई के बराबर काट के इसके अंदर फिट कर लीजिए
और जो दूसरा सीधा हिस्सा है इसको आप मोड़ लीजिए, ऐसा कर्व कर लीजिए। और इसको फिर जब आप ये जो कर्व्ड हिस्सा है इसको जब आप अपनी दोनों उंगलियों के बीच में रखेंगे और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे तो एक सीटी बनती है। थोड़ा काम नहीं कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त अक्सर चीज़ें काम नहीं करती है। चले खैर अभी ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसको जैसे हमने टिप्पी टॉप को घुमाने के लिए बहुत कोशिश करी थी और वो घूमा था, इसी तरीके से आप भी इसको ट्राई कीजिए। और उम्मीद है आपको यह एपिसोड खूब पसंद आया होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो छोटे खिलौने मैग्नेस इफेक्ट के टिप्पी टॉप है इनको बनाने की कोशिश करें। बकी बॉल, ये जो फुटबॉल का शेप है, इन्हें बनाएं। और हम आपसे अगले हफ्ते 14 मार्च को मिलेंगे पाई डे के दिन, जहां हम पाई का जो पाई का हिसाब, पाई की चर्चा हमने करी थी उसका भाग 2 करेंगे। पिछले सवालों के आंसर्स देखेंगे और नए कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। आप होमवर्क ज़रूर कीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपका ला के देखिएगा, हम और कुछ इसमें डिटेल्स ऐड कर देंगे। और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। टेंशन हो रही है। तू घुमा। क्या वाह, टेंशन हो रही है। तू घुमा। क्या वाह, टेंशन हो रही है।